बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ऑनलाइन चैनल से मैं हूँ प्रोफेसर अताउल्लाह शाह और हमारे आज के लेक्चर का आज की वीडियो का मौजू है उर्दू अदब का दक्कनी दौर और दक्कनी दौर में गोलकुंडा की कुतुब शाही हुकूमत में उर्दू अदब के मौजू पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले जो 3 वीडियोज़ अपलोड की गई हैं और ये चौथी वीडियो है, तो पिछली 3 वीडियोज़ जो हैं, आज की वीडियो उन तीनों वीडियोज़ का तसलसल है। लिहाजा उन 3 वीडियोज़ में हमने जो बात की थी उसको हम मुख्तसरन दोहराएंगे और डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोज़ के लिंक भी मौजूद हैं, तो आप उन तीनों वीडियोज़ को भी देख लें, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो उन तीनों वीडियो का तसलसल है। तो पहली वीडियो में आपको उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा के हवाले से एक खाका आपके सामने पेश किया गया था कि हाफ़िज़ महमूद शिरानी के नज़रिए के मुताबिक पंजाब पर या लाहौर पर जब महमूद गज़नवी की हुकूमत कायम हुई तो फ़ारसी, तुर्की और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले मुसलमान जब लाहौर या पंजाब में आए और मकामी लोगों के साथ उनका जो इख्तिलात हुआ तो उसके नतीजे में उर्दू बनी और ये उर्दू फिर दिल्ली जब फ़तह हुई तो दिल्ली पहुंची और उसके बाद दक्कन जब फ़तह हुआ तो दक्कन पहुंची। जबकि मसूद हुसैन खां का नज़रिया ये है कि उर्दू पंजाब में नहीं बनी, बल्कि जब दिल्ली फ़तह हुई तो दिल्ली के फ़तह होने के बाद दिल्ली में उर्दू बनी है और दिल्ली से उर्दू दक्कन में पहुंची है। यानी जब शहाबुद्दीन गौरी के फ़ौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की क़यादत में दिल्ली को फ़तह किया तो उसके बाद सलातीन दिल्ली का जो दौर शुरू हुआ तो उस दौर में दिल्ली में उर्दू बनी है। बहरहाल उर्दू पंजाब से दिल्ली गई है, दिल्ली से दक्कन गई है, या दिल्ली में बनी है और दिल्ली से दक्कन गई है। बहरहाल दक्कन में उर्दू जो है वो शिमाल से यानी दिल्ली से पहुंची है। और दक्कन की भी उस वीडियो में वजाहत की गई थी कि एक शिमाली हिंद है या शिमाली हिंदुस्तान है जिसमें दिल्ली और लखनऊ और मेरठ और यूपी और पंजाब वगैरह के इलाके आते हैं, और एक जनूबी हिंद या जनूबी हिंदुस्तान है जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु वगैरह के इलाके आते हैं और इसे जनूबी हिंद या जनूबी हिंदुस्तान कहा जाता है और इसी को दक्कन भी कहा जाता है। यानी दक्कन और जनूबी हिंदुस्तान एक ही है। और जनूबी हिंद में या दक्कन में शिमाली हिंद से यानी दिल्ली से उर्दू पहुंची है, लेकिन उर्दू उस वक्त तक उसमें ज़्यादा अदब या ज़्यादा शायरी नहीं थी, बल्कि वो स्पोकन लैंग्वेज थी, बोलचाल की ज़बान थी। लेकिन जब दक्कन में ये उर्दू पहुंची तो बाकायदा इस उर्दू में अदब का आगाज़ या शेर व शायरी का आगाज़ जो है वो दक्कन में हुआ। और दक्कन में जब दक्कन जो फ़तह हुआ है तो वो खिलजी ख़ानदान और तुगलक ख़ानदान के अहद में फ़तह हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजों ने दक्कन पर हमले किए और दक्कन का बहुत सा इलाका फ़तह किया, और उसके बाद मोहम्मद तुगलक की अफ़वाज ने भी दक्कन पर हमले किए और दक्कन का मज़ीद इलाका फ़तह किया। तो दक्कन जब फ़तह हुआ तो ये दिल्ली की सल्तनत का हिस्सा बन गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद दक्कन वालों ने बगावत कर दी और उन्होंने अपनी खुद मुख्तार बहमनी सल्तनत कायम कर दी। और इसी बहमनी सल्तनत के दौर में उर्दू अदब के इब्तदाई आसार जो हैं वो सामने आए। बाद में ये बहमनी सल्तनत टूटती है तो 5-6 मज़ीद रियासतें जो हैं वो वजूद में आ जाती हैं। उन रियासतों में से एक बीजापुर की रियासत है और एक गोलकुंडा की रियासत है। बीजापुर की हुकूमत को आदिल शाही हुकूमत कहा जाता था, जबकि गोलकुंडा की हुकूमत को कुतुब शाही हुकूमत कहा जाता था। तो बीजापुर और गोलकुंडा की इन दो सल्तनतों में उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ, क्योंकि इन दोनों सल्तनतों के जो बादशाह थे, जो हाकिम थे, हुक्मरान थे, वो बहुत ज़्यादा अदब शनास थे, अदब दोस्त थे, अदब परवर थे, आलिमों, फ़ाज़िलों, अदीबों और शायरों की बहुत ज़्यादा कदरदानी करते थे, और बाद बादशाह ख़ुद भी शायर थे। तो इनके दरबारों से बहुत से अहले इल्म और शुअरा और अदीब जो हैं वो वाबस्ता रहे। दूर दूर से इनकी शोहरत सुनकर, इनकी कदरदानी की शोहरत सुनकर शायर, अदीब और आलिम जो हैं वो इनके दरबारों से वाबस्ता रहते थे, और यहाँ शेर व शायरी का और अदब का बहुत बड़ा चर्चा था गोलकुंडा के कुतुब शाही दरबार में और बीजापुर के आदिल शाही दरबार में। तो बीजापुर के आदिल शाही दौर पर हम बात पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम गोलकुंडा की कुतुब शाही हुकूमत में उर्दू अदब के फ़रोग़ पर बात करेंगे। गोलकुंडा की कुतुब शाही हुकूमत का जो अरसा है ये 1518 से लेकर 1687 तक है। 1518 में सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी, सुल्तान कुली कुतुब शाह ने, और 1687 में इस सल्तनत
پر اورنگزیب عالمگیر نے دہلی سے حملہ کر کے اسے دہلی کی مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ریاست ہے بیجاپور، اس کا آغاز 1489 میں ہوا تھا اور 1686 میں اسے بھی اورنگزیب عالمگیر نے حملہ کر کے مغلیہ سلطنت میں ضم کر دیا تھا۔ تو بات یہاں پہ بیجاپور کی نہیں بلکہ گولکنڈہ کی ہو رہی ہے۔ بیجاپور پر پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے، تو گولکنڈہ کی ریاست جو ہے وہ 1518 میں وجود میں آئی اور 1687 تک یہ جاری رہی، اور اس کے جو پہلے سلطان تھے وہ سلطان قلی قطب شاہ تھے۔ 1518 میں یہ برسر اقتدار آئے۔ چونکہ سلطان قلی قطب شاہ کا لقب قطب شاہ تھا، اور اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں تو سب کا لقب جو تھا وہ قطب شاہ تھا، یعنی ان کے نام کا لاحقہ جو تھا وہ قطب شاہ تھا۔ جمشید قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ وغیرہ۔ جس طرح بیجاپور کے حکمرانوں کا لقب عادل شاہ تھا، اسی طرح گولکنڈہ کے حکمرانوں کا لقب قطب شاہ تھا۔ تو گولکنڈہ کے جو حکمران تھے، پہلے حکمران جو ہیں وہ قلی قطب شاہ ہیں، سلطان قلی قطب شاہ۔ اس کے بعد آتے ہیں جمشید قطب شاہ، اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ، اس کے بعد محمد قطب شاہ، اس کے بعد عبداللہ قطب شاہ، اس کے بعد ابو الحسن تانا شاہ۔ تو یہ حکمران رہے ہیں گولکنڈہ کے، اور ان حکمرانوں میں سے بھی تمام حکمران جو تھے وہ شاعروں کے اور ادب کے اور شعر و ادب کے قدردان تھے، لیکن بادشاہ جو ہیں وہ خود بھی شعراء تھے، یعنی شاعر تھے۔ مثلا ابراہیم قطب شاہ، یہ یہاں پر لکھنا چاہیے تھا، جمشید قطب شاہ کے بعد ابراہیم قطب شاہ ہیں، اور اس کے بعد پھر سلطان محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ تو ابراہیم قطب شاہ جو ہیں یہ گولکنڈہ کے حکمران بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ جو ہیں یہ بھی حکمران بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، یہ محمد قلی قطب شاہ یا سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ تو یہ بھی شاعر تھے، محمد قطب شاہ بھی شاعر تھے، اور اس طرح سلطان عبداللہ قطب شاہ جو ہیں یہ بھی شاعر تھے، یعنی اور سلطان ابو الحسن تانا شاہ بھی شاعر تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیشتر بادشاہ جو ہیں قطب شاہی خاندان کے یا گولکنڈہ کے، تو خود بھی شاعر تھے اور شاعروں کی بہت زیادہ قدردانی کرتے تھے، اور ان کے درباروں میں شاعروں کو بہت زیادہ قدر و منزلت حاصل ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے ان کی اس سرپرستی کی وجہ سے اور قدردانی کی وجہ سے شعر و ادب نے بہت زیادہ ترقی کی ہے گولکنڈہ میں، اور اردو ادب کا یہ دور جو ہے یہ بہت اہم ہے، دکنی دور ہے، اور دکنی دور کے اندر یہ گولکنڈہ کا قطب شاہی عہد ہے، یعنی گولکنڈہ کی جو قطب شاہی حکومت ہے اس کا عہد ہے۔ اب ہم گولکنڈہ عہد کے چند اہم شاعروں اور ادیبوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے شعراء میں محمد قلی قطب شاہ کا نام اور یہ چند نکات آپ کے سامنے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا جو عہد حکومت ہے یہ 1580 سے لے کر 1611 تک ہے۔ گولکنڈہ کے حکمرانوں کی فہرست میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کا نام بھی تھا، یہ گولکنڈہ کے حکمران بھی تھے اور یہ شاعر بھی تھے، اور شاعر یہ دکنی، فارسی اور تیلگو زبانوں یعنی 3 زبانوں کے یہ ماہر بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان تینوں زبانوں پر ان کو عبور بھی حاصل تھا، اور ان تینوں زبانوں میں یہ شاعری بھی کرتے تھے۔ ان میں سے دکنی جو ہے یہ اصل میں اردو ہے، یعنی دکن کے علاقے میں جب اردو پہنچی اور اردو دکن میں پھیلی تو اسے دکنی کا نام دیا گیا، تو یہ اصل میں اردو ہے۔ اس کے بعد فارسی ہے، اور تیلگو جو ہے یہ مادری زبان تھی سلطان محمد قلی قطب شاہ کی۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے علاقے کی جو زبان ہے دکن میں وہ تیلگو ہے۔ تو تیلگو مادری زبان تھی، اور دکنی جو تھی وہ پورے دکن کی رابطے کی زبان تھی، اور فارسی بھی زمانے کی ایک علمی اور ادبی زبان تھی۔ تو ان تینوں زبانوں کے یہ ماہر بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور انہیں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، یعنی اردو کا پہلا شاعر ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ امیر خسرو، مسعود سعد سلمان لاہوری اور بہت سے شعراء گزرے ہیں شمالی ہند میں بھی اور خود دکن میں بھی، قلی قطب شاہ سے پہلے بھی شاعر گزرے ہیں، لیکن قلی قطب شاہ جو ہے وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، یعنی پہلا وہ شاعر کہ جس نے اپنا دیوان مرتب کیا وہ قلی قطب شاہ ہے۔ قلی قطب شاہ نے زیادہ تر غزلیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں، اور زیادہ تر ان کی شاعری جو ہے وہ عشقیہ شاعری ہے۔ اور
नज़में जो इन्होंने लिखी हैं तो इन्होंने त्यौहारों पर, जो मकामी त्यौहार हैं उन पर भी नज़में लिखी हैं, मनाज़िर फ़ितरत पर भी इन्होंने नज़में लिखी हैं, कुदरती मनाज़िर पर, और दक्कन के रस्म व रिवाज पर भी इन्होंने नज़में लिखी हैं, और इसके अलावा इन्होंने रुबाइयात भी लिखी हैं, यानी कि गज़ल के, नज़म के और रुबाई के शायर थे। और ऐशो निशात यहाँ पर जो नुक्ता लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कुली कुतुब शाह जो है ये ऐशो निशात के भी दिलदाता थे। उसके बाद गोलकुंडा के अदब का एक बहुत अहम नाम जो है वो मुल्ला वजही का है। मुल्ला वजही सन 1659 में उनकी वफ़ात हुई है, और मुल्ला वजही के दो कारनामे ज़्यादा मशहूर हैं। एक मसनवी कुतुब मुश्तरी है, और दूसरी किताब जो है वो सबरस है। मसनवी कुतुब मुश्तरी इन्होंने 1609 में लिखी थी, और इस मसनवी का जो मौजू था वो ये था कि ये मसनवी कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा के हुक्मरान और बंगाल की रक्कासा भागमती के इश्क के वाक़यात पर मुश्तमिल है। यानी कुली कुतुब शाह और भागमती, कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क पर ये मुश्तमिल है। और इसके अलावा सबरस जो है ये मुल्ला वजही ने सन 1635 में लिखी। सबरस को उर्दू की पहली अदबी किताब का दर्जा हासिल है। उर्दू की पहली अदबी तसनीफ़ जो सही मानों में अदबी तसनीफ़ है। उससे पहले दक्कन में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि सूफियाना रसाइल सूफी बुज़ुर्गों ने लिखे हैं, लेकिन वो दीनी और मजहबी रसाइल थे। सही मानों में अदबी तसनीफ़ जो है वो सबरस है, कि जो 1635 में मुल्ला वजही ने लिखी है, और मुल्ला वजही का ताल्लुक़ भी गोलकुंडा से था। तो सबरस जो है ये एक फ़ारसी क़िस्सा दस्तूरुल उशाक़ से माखूज़ है, और फ़ताही निशापुरी की ये किताब है। दस्तूरुल उशाक़, और दस्तूरुल उशाक़ फ़ारसी और क़िस्से हुस्न दिल भी इसे कहा जाता है। तो ये क़िस्सा जो है ये एक तमसीली दास्तान है कि जो मुल्ला वजही ने लिखी है। गोलकुंडा के अदब का एक और मशहूर नाम गव्वासी का है। गव्वासी ने मसनवी सैफ़ुल मलूक और बदिउल जमाल लिखी है। ये भी एक इश्क़िया क़िस्सा है जो फ़ारसी क़िस्सा था, और दक्कनी उर्दू में गव्वासी ने उसे मुंतकिल किया है। और इसके अलावा 1639 में उन्होंने एक और मसनवी तूती नामा लिखी है। तूती नामा जो है उसकी तफसील ये है कि तूती नामा बुनियादी तौर पर संस्कृत का क़िस्सा है। एक ताजिर जो है, एक सौदागर जो है, तो वो अपने घर से बाहर जाता है, तिजारती सफ़र पर जाता है, उसकी बीवी अकेली रह जाती है। तो एक तोता जो है वो हर रात उसे एक किस्सा सुनाता है, और इस तरह जीती रातें वो बाहर गुजारता है। तो उतने किस्से तोते की ज़बानी उसकी बीवी सुनती है। तो ये किस्से जो हैं ये इसमें बयान हुए हैं संस्कृत में, और संस्कृत से ये किस्सा जो है फ़ारसी में पहुंचा, और फ़ारसी में से ज़ियाउद्दीन बख्शी बदायूनी ने लिखा। ज़ियाउद्दीन बख्शी बदायूनी ने ये किस्सा फ़ारसी में लिखा, और उसी फ़ारसी किस्से को गव्वासी ने दक्कनी उर्दू में मुंतकिल किया। और गव्वासी का कुलियात जो है वो भी शाया हो चुका है, और गव्वासी ने मसनवी भी लिखी है, गज़ल भी लिखी है, और कसाइद भी लिखे हैं। तो ये भी बड़ा एक अहम नाम है गोलकुंडा के अदब का। गोलकुंडा के अदब का एक और मशहूर नाम इब्न निशाती का है। इब्न निशाती की मशहूर मसनवी है फूल बन, और ये मसनवी इब्न निशाती ने 1655 में लिखी है। और तबाई भी गोलकुंडा के एक मशहूर शायर हैं। उनकी मसनवी बहराम व गुलंदाम है। बहराम शहज़ादा और गुलंदाम परी की दास्तान इश्क इसमें बयान हुई है। और तबई जो था वो ताना शाह का पीर भाई था। यानी अभी गोलकुंडा के हुक्मरानों में मैंने जो आपको बताया अबुल हसन ताना शाह, उनका पीर और तबई का पीर एक था। ये दोनों आपस में इनका ये रिश्ता था कि ये पीर भाई थे। शेख अहमद गुजराती ने यूसुफ ज़लेखा मसनवी लिखी है, ये भी मसनवी है। और दूसरी मसनवी लैला मजनू इन्होंने लिखी है। शेख अहमद गुजराती का बुनियादी ताल्लुक़ गुजरात से था, लेकिन वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में गोलकुंडा में मुकीम थे, लिहाजा उन्हें भी गोलकुंडा के शुअरा में शामिल किया जाता है। अभी तक हमने गोलकुंडा के जिन शुअरा और अदीबों का जिक्र किया, इनके अलावा भी बहुत से शुअरा
گولکنڈہ میں موجود تھے اور گولکنڈہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ اب یہاں اس صفحے پر ہم ایک مجموعی جائزہ پیش کرتے ہیں گولکنڈہ کے قطب شاہی حکومت کا، اور یہ چند نکات ہم نے لکھے ہیں، ایک ایک نقطے پر ہم جا کر بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ گولکنڈہ میں مثنوی، قصیدہ اور غزل لکھی گئی۔ مختلف اصناف جو شاعری کی ہیں ان پر شاعران نے تب آزمائی کی، مثنوی، قصیدہ، غزل، معراج نامے بھی لکھے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو جس نظم میں بیان کیا جاتا ہے وہ نظمیں بھی لکھی گئیں۔ اولیاء کے قصے بھی مثنویوں میں بیان کیے گئے، اور اولیاء کی منقبتیں، یعنی اولیاء کی تعریف میں جو نظمیں ہیں، منقبت جسے کہا جاتا ہے، منقبتیں بھی لکھی گئیں۔ اور اس دور میں فنون لطیفہ پر، یعنی فنون لطیفہ کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، شاعری کے لحاظ سے اور مختلف فنون کے لحاظ سے یہ بہت بھرپور قسم کا دور تھا۔ فنون لطیفہ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، شعر و ادب پر بہت زیادہ اس کی قدردانی کی گئی، رقص و موسیقی کو بھی فروغ ملا، فن تعمیر کو بھی فروغ حاصل ہوا، خطاطی کو بھی فروغ حاصل ہوا، یعنی مختلف فنون جو ہیں، فائن آرٹس جو ہیں، اور مختلف میوزک اور ڈانس اور پوئٹری اور پینٹنگ، ان ساری چیزوں کو ترقی ملی۔ مختلف میلے ٹھیلے منعقد ہوا کرتے تھے، اس علاقے میں جشن منائے جاتے تھے، عیش و نشاط کی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں، اور حکمرانوں کی طرف سے علماء و فضلاء اور شعراء کی بہت زیادہ قدردانی کی جاتی تھی، اور جنگوں کا سلسلہ جو تھا وہ بھی جاری رہا۔ تو اس لحاظ سے یہ دور جو ہے بہت اہم ہے۔ اردو ادب کے ابتدائی زمانے میں اس دور نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا ہے۔ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت میں اردو ادب کو اور اردو شاعری کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔